एक बार की बात है। एक छोटे से गांव गिरिगंज में एक चालाक जमींदार रहता था। उसका नाम धनिया था। धनिया बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी चालाकी की कोई सीमा नहीं थी। वो हमेशा अपने लाभ के लिए गांव के किसानों का शोषण करता था। गांव में एक किसान था जिसका नाम भोला था। वो अपनी पत्नी कविता के साथ रहता। भोला एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी ही जमीन थी, लेकिन वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन, भाग्यवान, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी अच्छी जमीन छोड़ी है। हाँ जी, आपने सही कहा। बीज डालो, सोना निकालते हैं। वैसे हमारे खेत बाकी लोगों के खेत से काफी अच्छे हैं। तभी गांव का जमींदार अपने नौकर कलुआ को भोला को बुलाने को भेजता है। अरे भोला भैया, जमींदार जी ने तुम्हें बुलाया है। भैया चलो साथ में। अरे अब क्या हो गया धनिया जमींदार को, आज मेरी याद कैसे आई? अरे भैया तुम ही खुद पूछ लेना, अब जरा चलो भी। ठीक है, भाग्यवान, मैं आया धनिया जमींदार से मिलकर। हाँ ठीक है जी, आप आइए, लेकिन संभल के जाना, जमींदार बहुत ही चालाक किस्म का इंसान है। कलुआ और भोला जमींदार के घर के लिए निकल गए। भोला जाते जाते पूछने लगा, अरे कलुआ, ऐसा क्या काम पड़ गया जो मुझे धनिया जमींदार ने अचानक बुला लिया? भोला भैया, मालिक खुद ही जाने। मुझे तो बस बुलाने के लिए बोला था, तो मैं बुलाने के लिए आ गया। आप देखते रहो। दोनों धनिया जमींदार के घर पहुंच जाते हैं। अरे भोला, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए जमींदार जी। मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारी फसलें अच्छी होती हैं और मुझे तुम्हारी जमीन की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। भोला ने सोचा, मेरी जमीन तो छोटी है, लेकिन इसे खाने के लिए मुझे पर्याप्त मिल जाता है। मैं इसे बेचने का सोच भी नहीं सकता। नहीं जमींदार जी, मैं अपनी जमीन को नहीं बेच सकता। ये मेरी परिवार की आजीविका का साधन है। धनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। जरा सोच लो, तुम्हें मेरी पेशकश पर विचार कर लेना चाहिए। लेकिन भोला अपने फैसले पर अडिग रहते हुए मना कर देता है। नहीं जमींदार जी, वैसे भी मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। मेरे पुरखों की संपत्ति है ये। मैं ऐसे ही नहीं बेच सकता अपनी जमीन, मुझे माफ कीजिएगा। इतना बोलकर भोला अपने घर को रवाना हो जाता है और धनिया जमींदार अपने दांतों को चबाकर गुस्साते हुए देखता है। धनिया जमींदार सोचता है, अरे ये भोले का बच्चा अपनी जमीन नहीं बेचेगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा? मैं तुम्हारी जमीन को बेकार कर दूंगा। ये कैसे करेंगे मालिक? तू बस देखता जा और मैं जो कहूं उसे करता जा। आप बस बोलिए मालिक, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू भोला के खेतों में जाकर उसकी फसलों में जहरीली दवाई डाल दे, जिससे उसकी फसलें मर जाएंगी। और तू लोगों को डराने के लिए डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर दे। लोगों को लगेगा कि उसके खेतों में भूत आ गया है और हम भूत की अफवाह फैलाएंगे, समझे? समझ गया मालिक। भोला घर पहुंच जाता है। क्या हुआ जी, क्यों बुलाया था धनिया जमींदार ने? भाग्यवान, धनिया जमींदार की नजर हमारी जमीन पर है। मुझे तो पहले से ही संदेह था। अब छोड़ो जी, चिंता मत करो, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। उधर धनिया और जमींदार कलुआ, भैया सुना है भोला के खेत में भूत है, जिससे उसके खेतों की फसल अपने आप खराब हो रही है। हाँ भाई, ये अफवाह तो आग की तरह पूरे गांव में फैल गई है। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भोला की जमीन पर कोई भूत रहता है जो किसानों को फसल नहीं उगाने देता। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इस अफवाह को मानने लगे, जिससे भोला की फसलें खराब होने लगी। भाग्यवान, जब से मुझे धनिया जमींदार ने अपने घर बुलाकर खेत खरीदने की बात की है, उसके बाद से ही हमारे खेतों में कुछ न कुछ हो रहा है। मुझे लगता है धनिया की कोई चाल है ये। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भाग्यवान, लेकिन कुछ दिन और देखते हैं, पता चल जाए ये माजरा क्या है। भोला ने देखा कि उसकी फसलें नुकसान में जा रही हैं। उसने सोचा, अगर मैंने समस्या का समाधान नहीं ढूंढा तो मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। उसने गांव के कुछ समझदार लोगों से सलाह लेना शुरू किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं था। कैसे लोग हैं, कोई मदद करना ही नहीं चाहता है। मुझे ही अब रात में जाकर खेतों में देखना चाहिए। अब भोला रात के सन्नाटे में खेत में निकल जाता है
और पेड़ के पीछे छिप जाता है और खेतों में कलुआ डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर देता है ताकि खेतों में कोई आ ना पाए। चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। भोला कलुआ को देख लेता है और भोला तुरंत समझ जाता है कि यह धनिया जमींदार की ही चाल है। वाह कलुआ भैया, क्या अच्छी तरकीब निकाली है लोगों को डराने की। तभी बोलूं, गांव के लोग मेरे खेतों से क्यों डर रहे हैं। भोला भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं जमींदार के कहने में ये सब कर रहा हूँ। धनिया जमींदार तुम्हारी उपजाऊ जमीन हड़पना चाहते हैं। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? भैया, इससे तुम्हारी जमीन का दाम कम हो जाता है और मैं तुम्हारी फसल को खराब करने के लिए जहरीली दवाई डालता हूँ, जिससे लोगों को लगे कि तुम्हारी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही। वाह वाह भैया, क्या चाल थी। चलो भाई, अब सुबह पूरे गांव के सामने बताना। चलो मेरे साथ मेरे घर पर। भोला ने सोचा, अगर मैं धनिया जमींदार ने जो किया उसकी चालाकी का सबूत दे दूं तो शायद गांव वाले मेरी मदद करेंगे। सुबह होते ही पूरे गांव को भोला ने जमा किया और पंचायत बैठाई। मुखिया जी, धनिया जमींदार ने मेरी उपजाऊ जमीन को अपनी जहरीली दवाओं से बंजर कर दिया है। मुझे इसका न्याय मिलना चाहिए। साथ ही ये साजिश में मेरी जमीन को कम दामों पर हड़पने के लिए किया गया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है भोला? मुखिया जी, सबूत तो धनिया जमींदार का नौकर कलुआ है, जिसे मैंने रंगे हाथों अपने खेतों में पकड़ा है। बाकी आप पूछ लीजिए। अरे कलुआ, क्या ये सच है? हाँ मुखिया जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मालिक ने मुझे जैसा बोला मैंने वैसा किया। एक बार धनिया जमींदार को भी पूछ लेते हैं। कलुआ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। लोगों ने भोला की बात पर विश्वास किया और एकजुट होकर धनिया जमींदार के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने जमींदार को चुनौती दी कि वो अपनी चालाकी को समाप्त कर दे और भोला के खिलाफ अपनी हरकतें बंद कर दे। धनिया जमींदार, क्या तुमने ये सब किया है? ये सच है? हाँ मुखिया जी, भोला की जमीन उपजाऊ है। मैं उसे खरीदना चाहता था, लेकिन भोला ने मुझे नहीं बेचा। तो क्या तुम जबरदस्ती करोगे? लोगों के खेतों को उजाड़ोगे? तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए सभी लोग। गांव की पंचायत ये निर्णय लेती है कि धनिया जमींदार की पूरी संपत्ति को भोला को दिया जाता है और धनिया जमींदार को गांव के बाहर किया जाता है। धनिया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। गांव वालों ने एकजुट होकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। अंततः धनिया जमींदार को अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी और उसे गांव से बाहर जाना पड़ा। भोला ने अपनी जमीन को फिर से उगाने की कोशिश की और गांव के लोगों ने उसकी मदद की। भोला ने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया और उसमें फिर से फसल उगानी शुरू कर दी। भोला अब अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा और गांव के जमींदार के शोषण से मुक्ति मिली। इससे पूरे गांव में खुशियां हुई। चालाकी और धोखाधड़ी कभी भी स्थायी नहीं होती। ईमानदारी और एकता का मूल्य हमेशा सर्वोप्रिय होता है। जब हम एकजुट होते हैं तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।